चलो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो देखो दोस्तों, चलिए देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, जो भी आपका बेसिक्स मैथमेटिक्स है, जो भी आपका बेसिक्स मैथ है उसका आपका सिलेबस है। इस सिलेबस का आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो डेफिनेटली आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ मेरे कहने पर प्लीज़ आप एक नोट्स बना लीजिए बढ़िया सा, ठीक है। ये जो आपका है बेसिक मैथमेटिक्स है। आपको कोई भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो पूरा सिलेबस है आपका वो बेसिक्स मैथ्स का सिलेबस है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चैनल के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है आपका संख्या, नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आपका कौन कौन सा नंबर होता है, ठीक है। और नंबर के बारे में जब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के बारे में, एडिशंस के बारे में, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी क्लासेस में हो, किसी भी आप क्लासेस में हो, चाहे 10th एग्ज़ाम में हो, आपका 11th हो, 12th हो, 9th हो, 8th हो, कोई भी आपका क्लासेस है, उन सभी क्लासेस में मैथ का सिलेबस होता है। और मैथ का क्वेश्चंस तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। जब आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली कोई भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान से समझिए, और जो भी आपका सिलेबस लिखाया जा रहा है इन सभी सिलेबस के टॉपिक वाइज आप क्लास नोट्स में लिख लीजिए। आपको करना है क्या, एक छोटा सा कॉपी आपको बना लेना है। कॉपी आपको बनाना है, बेसिक मैथ का कॉपी बनाना है, और उस कॉपी में चैप्टर वाइज आपका सीक्वेंस वाइज पूरा टॉपिक का नाम जो है आपको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करके हम लोग पूरा टॉपिक को ख़त्म करेंगे बेसिक्स मैथ्स को, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है बेसिक्स मैथ में और क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपको नंबर्स हैं। नंबर के बारे में सीखने वाले हैं, संख्या जिसको कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका एडिशन है, ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ कहेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, घटाव जिसको कहते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है जोड़ को प्लस से डिनोट करते हैं और घटाव को माइनस से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को गुना से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद डिवीज़न को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिवीज़न का मतलब विभाजन होता है, भाग जिसको कहा जाता है। उसके बाद डेसिमल ऐड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेसिमल ऐड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पॉइंट वाला रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद डेसिमल सब्ट्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद डिस्कस होने के बाद पूरा जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो पूरा सीक्वेंस वाइज है। अगर आप एक टॉपिक को छोड़ देते हो, स्किप कर जाते हो, तो आप डेफिनेटली नहीं समझ पाओगे। इसलिए पूरा सीक्वेंस बाई आप ध्यान से टॉपिक बाई टॉपिक नोट्स में लिखिएगा। उसके बाद डेसिमल डिवीज़न है, और डेसिमल डिवीज़न पढ़ने के बाद डेसिमल फ्रैक्शन चेंज के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कोई भी डेसिमल में नंबर रहेगा उसको हम लोग फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज कर पाएंगे। मतलब मान लीजिए कि 4.3 है, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 43/10। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। उसके बाद आपका है एलसीएम, जिसको लघुत्तम, ठीक है, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक आपका हिंदी मीनिंग है। उसके बाद एचसीएफ होता है, महत्तम समावर्तक। उसके बाद आपका फ्रैक्शंस ऐड है, ठीक है, फ्रैक्शंस ऐड को बोलते हैं भिन्न का जोड़, आप कह सकते हो बिल्कुल। उसके बाद आपका है फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शंस, भिन्न का घटाव जिसको कहा जाता है। उसके बाद फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन है, भिन्न का गुना जिसको कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद फ्रैक्शन डिवीज़न है, भिन्न का विभाजन जिसको कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद बोडमास का नियम पढ़ेंगे, और बोडमास का नियम ही सिंप्लीफिकेशन का नियम होता है, इसलिए दोनों चैप्टर एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, बोडमास और सिंप्लीफिकेशंस के बारे में। उसके बाद स्क्वायर है, वर्ग जिसको कहा जाता है हिंदी में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्गमूल जिसको कहते हैं।
मतलब रूट इसमें रहेगा, रूट के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पूरा आपका बेसिक मैथ है, कंप्लीट बेसिक्स मैथ है। जब तक आप ये क्लास नहीं समझोगे आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है मैथ में। इसलिए मैथ को जब आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये क्लास को ध्यान से देखिए और ध्यान से एक बेसिक्स मैथ्स का एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि आपको कोई भी क्लासेस में हो आप इजीली मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। उसके बाद आपका घन है जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं। उसके बाद क्यूब रूट है, घनमूल। उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस है, करनी और घातांक जिसको कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद बार है, बार के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, बीजगणितीय फंक्शन जिसको कहा जाता है। उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री, जो आपका बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है। लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, रेखा क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल क्या है, ठीक है, आपका क्वाड्रिलेटर क्या है, सभी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद बेसिक मेंसुरेशन है। बेसिक मेंसुरेशन में आपको शंकु अंकु के बारे में स्टडी करेंगे। 2D एंड 3D आपका फिगर है इसमें। उसके बाद आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, जो भी आपका बेसिक चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा है। बेसिक अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस करेंगे a+b का होल स्क्वायर, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बेसिक निर्देशांक ज्यामिति हो गया। क्लियर है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आपका बेसिक्स मैथ्स का सिलेबस है। आप इन सभी सिलेबस को टॉपिक वाइज बेसिक्स मैथ्स के नोट्स में आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर्स के बारे में। पहला चैप्टर के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 नंबर्स। देखेंगे कि नंबर्स हम लोग किस प्रकार से सीख सकते हैं और कैसे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर अगली स्लाइड में और चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में कि संख्या आखिर में होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाना चाहिए। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए चलिए हो गया। तो हम लोग चलते हैं पहला चैप्टर की ओर और देखने का पूरा प्रयास करेंगे जो चैप्टर 1 में जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 आपका है नंबर्स के बारे में। देखो ये आपका सिलेबस था, ठीक है, और चैप्टर 1 जो है आपका नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपका इसमें लिखिएगा ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट है। इसके बारे में हम लोग बारीकी से स्टडी करने वाले हैं कि क्या हो सकता है ये चैप्टर फर्स्ट और किस प्रकार से हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग सीख पाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग करिएगा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है आपका नंबर्स और नंबर्स को इंग्लिश में हम लोग संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, संख्या। इसको संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो आप लिखिएगा आपका संख्या के बारे में। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो अंक है। अंक के बारे में समझेंगे कि अंक जो है होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंक को हम लोग डिजिट कहते हैं हिंदी में, अंक को हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और डिजिट को हिंदी में अंक कहा जाता है। आखिर में अंक यह होता क्या है, तो अंक का जो डेफिनेशन है आप कह सकते हो अंक ऐसे चिन्ह है। अंक जो है एक ऐसा चिन्ह है जो संख्याओं लिखने का काम आते हैं। मतलब अगर कोई भी संख्या लिखा जाता है ना, उस संख्या को लिखने में जो अंक प्रयोग होता है उसे अंक कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम 23 संख्या लेते हैं तो ये 23 संख्या लिखने में 2 और 3 का यूज हुआ। ये 2 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। मान लीजिए कोई और नंबर लेते हैं 2 4 3। अब इस नंबर को लिखने में क्या हुआ, मुझे 2 की ज़रूरत पड़ी, 4 की ज़रूरत पड़ी और 3 की ज़रूरत पड़ी। ये जो 2 4 3 है वो क्या है, अंक है। समझ में आया। और 243 जो है एक संख्या है। मान लीजिए 498 है, 498 में क्या हुआ कि 4 की जरूरत, फिर 9, फिर 8 हुआ। तो ये 498 जो है एक संख्या है, लेकिन 4 9 8 क्या है, अंक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंक क्या होता है। आप कहोगे सर अंक ऐसे चिन्ह है जो संख्याएं लिखने का काम आते हैं।
अंक की अगर बात करते हैं, ये जो आपका अंक है, अंक जो होता है वो 0 से लेके 9 के बीच में होता है। 0 से 9 के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस 0 से लेके 9 तक जितने भी है वो सभी क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। ये सभी जो है वो अंक है और इसी अंकों से मिलकर आपका संख्या का निर्माण होता है। देखो 9 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, आसान है, आता होगा आपको। तो बस आप सिंपल कह सकते हो कि अंक क्या होता है। तो 0 से लेके 9 तक इन सभी को अंक कहा जाता है। अंक कहे तो आप कह सकते हो डिजिट, या एक डिजिट होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिजिट कहते हैं। तो 0 से लेके 9 तक क्या कहलाता है? आपका अंक कहलाता है। एकदम बेसिक है, 0 लेवल से आप लोग मैथ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी चीज को आप बढ़िया से नोट्स करिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अंक क्या है दोस्तों? तो 0 से लेके 9 तक क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। और अंक का डेफिनेशन हो गया, अंक ऐसे चिन्ह है जो संख्याओं लिखने के काम आते हैं। जो संख्याओं को लिखा जाता है ना, उसे काम आते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई ये 43 जो है वो अंक है या नहीं, तो कहोगे सर अंक नहीं है क्योंकि यह संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। अंक जो है सिर्फ 0 से लेके 9 के बीच में होता है। आपसे कहेंगे सर 8 जो है वो संख्या है क्या अंक है? तो आपको सर 8 जो है यह अंक है, संख्या नहीं है। संख्या क्या होता है कि जो अंकों के मेल से बनता है, अंकों के मेल से बनता है। अगर 44 कहा जाए तो 44 अंक नहीं है, ये एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या। आप इसको संख्या के नाम दोगे कि जो 44 है वह संख्या है, लेकिन अगर सिर्फ 9 कहे तो 9 एक अंक है, ठीक है। तो बात समझ में, अंक क्या होता है? 0 से लेके 9 के बीच में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका नंबर्स के बारे में, संख्या क्या होता है आखिर में, ठीक है। तो संख्या का डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि संख्या आखिर में होता क्या है। तो आप कह सकते हो संख्या क्या होता है, तो भाई संख्या एक अंदाज है, आइडिया आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि अंकों के समूह को, अंकों के समूह को आप इसमें लिखते चलिएगा, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को जो है वो संख्या कहा जाता है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे अंक जब एक साथ ग्रुप में लग जाता है ना, तो वह संख्या कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 जो है एक अंक है, फिर 2 भी अंक है और 3 भी अंक है, तो 3 अंक मिलके 3 अंक जो है वह समूह में आ गया, तो 443 जो है वो संख्या हो जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, अगर इसको बात करें तो ये क्या है? एक संख्या है, क्योंकि 3 अंकों के समूह से बना है संख्या। ये भी एक क्या है? संख्या है। अगर मान लीजिए आपके सामने 2 2 1 3 4, इसके बारे में बात करें तो ये जो है ये भी एक क्या है? संख्या है, क्योंकि इसमें 5 अंक मिलकर बना हुआ है, 5 अंक मिलकर बना हुआ, ये भी एक संख्या है। तो दोस्तों आप समझ गए होइएगा कि संख्या क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंक जब आपस में मिलके ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उसे हम लोग संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिर्फ 4 संख्या है, तो आप कहोगे सर संख्या ये नहीं है, ये संख्या नहीं है, तो ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो है एक अंक है, अंक है, ठीक है। अगर आपसे बोले सर 22 क्या है? आपसे बोलेंगे सर 22 जो है वो एक संख्या है, ये संख्या है। और क्या यह अंक है? तो आप कहोगे सर ये अंक नहीं है, अंकों का समूह है। ये क्या है आपका? आप कहोगे सर अंकों का समूह है, 2 अंकों का समूह। और आपको पता है दोस्तों कि अंकों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? तो आप कहोगे संख्या कहलाता है। तो संख्या का डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या होता है। आप कह दोगे कि अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जब अंकों का समूह मिल जाए आपस में तो वो अपने आप में संख्या कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई 11 क्या संख्या है? आप कहोगे सर बिल्कुल संख्या है, क्योंकि ये 2 अंकों का समूह बना हुआ है।
तो ये अपने आप में एक संख्या है। अगर ये बात करें अंक है तो आपको होगा सर अंक ये नहीं है, तो ये क्या है, आपको होगा सर अंकों का समूह है। अंकों का समूह क्या कहलाता है, संख्या। अंकों का समूह, अंकों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं तो इसको नोट करिए बढ़िया से, उसके बाद बढ़ते हैं अगला स्लाइड में और अगले कंसेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं। तो बहुत आसान है, अंक और संख्या के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि अंक क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक सभी अंक कहलाते हैं, और संख्या क्या है, अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हो गया, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में, अगली चैप्टर में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली टॉपिक में। क्या है अगला टॉपिक, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए अब हेडिंग करिएगा आप प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप कैसे इसको सूचित करोगे, तो समझो इसका डेफिनेशन क्या है। तो आप कह सकते हो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लिख देना गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या, साथ साथ लिखते चलिएगा सभी संख्याओं को। ठीक है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको लिखते चलिएगा ध्यान से और समझते रहिएगा दोस्तों कि आपके सामने बहुत ही आसान है। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते हैं। और दोस्तों इसे जो है, इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। कैपिटल N से जो है वो सूचित किया जाता है। कैपिटल N से सूचित किया जाता है। कैपिटल N से सूचित किया जाता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको देखो, बेसिक मैथ समझने के लिए आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको नंबर की नॉलेज नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, नंबर के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नंबर आप नहीं समझोगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो नंबर के बारे में समझना उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ को समझने के बराबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N को। और दोस्तों पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या क्या होता है आपको अगर सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, ये सब गिनती है ना, है 5, 6, 7, ये सब आपका गिनती है आपका इन्फिनाइटम तक। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या। तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या जो है वो गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्या होता है। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, आपका प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में कि प्राकृतिक संख्या को किस से सूचित करते हैं, तो आपका कैपिटल N से। क्यों करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का जो आपका इंग्लिश मीनिंग होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर है वो आपका N है। पहला क्या आपका N है, इसीलिए इसको N से सूचित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बहुत ही आसान है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनाइट अनंत टर्म तक ये सभी जो संख्याएं हैं वो आपका प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछे दोस्तों कि क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आपका होगा सर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 गिनती की संख्या में नहीं आता। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 जो है वो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब N नहीं है। अगर आपसे पूछे भाई 2, 2, 2 क्या प्राकृतिक संख्या है, आपका होगा सर 222 जो है प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 222 जो है वो आपका गिनती में आता है, काउंटिंग में आता है। ठीक है, आपसे पूछे सर आप बता दीजिए -444 क्या आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो आपका होगा सर नहीं, क्योंकि -444 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये गिनती में नहीं आता, माइनस में भाग जाता है, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ गए दोस्तों? अगर 200 आपसे पूछे क्या यह प्राकृतिक संख्या है, तो आपका होगा सर बिल्कुल है, क्योंकि 200 जो है वो आपका गिनती में आता है, काउंटिंग में होता है, इसीलिए 200 जो है वो आपका प्राकृतिक संख्या है। अगर आपसे बात करें -43 क्या
क्या आपका प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि इसमें माइनस आता है। क्लियर है दोस्तों? तो प्राकृतिक संख्या बिल्कुल कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं अगली कंसेप्ट में, अगली टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और देखने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक से समझते चलिएगा। तो अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, उस चीज़ को दोबारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, संख्या के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? अगर आप शेयर नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम, मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन है और है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो को डालेंगे ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, और आपका अगला टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पूर्ण संख्या को क्या कहा जाता है? आपका होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहते हैं। तो पूर्ण संख्या आखिर में क्या है, ये चीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ये पूर्ण संख्या? तो बहुत ही आसान है, जीरो से शुरू होने वाले संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्च को आप कह सकते हो कि आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्च को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और देखा जाए दोस्तों तो पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है कि W जो है आप लिख सकते हो। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, बोलता है कि सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्च को जीरो के साथ जीरो ऐड करने, मतलब देखो ये आपका प्राकृत संख्या है, आपको अभी भी पढ़ाया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आपका प्राकृतिक संख्या। अगर इस प्राकृतिक संख्या के समुच्च में अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो ये जो संख्या बनता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ये आपका होल नंबर है। क्लियर है? तो जो समुच्च जीरो से स्टार्ट हो जाए वो तुम्हारा पूर्ण संख्या हो जाता है। वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है। अगर आपसे पूछे कि सर दो जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं, तो आप कहोगे सर है, बिल्कुल दो, क्योंकि दो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो दो भी आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जीरो पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे सर जीरो भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो भी आता है इसमें। अगर आपसे पूछे -22 क्या पूर्ण संख्या है, आप कहोगे सर -22 नहीं है, क्योंकि -22 इसमें नहीं आता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बहुत ही आसान है। पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करिए, आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट। हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। जो अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसको हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांक आखिर में होता क्या है। ठीक है, क्या होता है पूर्णांक? तो देखो ध्यान से, पूर्णांक होता क्या है। तो भाई आप कह सकते हो माइनस इन्फानाइट। बस ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। -3, -2, -1,
0 1 2 3 ये जाते रहता है अनंत। कहने का मतलब है दुनिया की सभी संख्या जो है वो पूर्णांक कहलाते हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाते हैं, चाहे वो संख्या माइनस में हो चाहे वो संख्या प्लस में हो। इसलिए यहाँ पे लिखा गया माइनस इन्फिनाइट, मतलब आपका माइनस में अनंत तक चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये आपका माइनस वाला पार्ट है, ये जो है वो 0 वाला पार्ट है, और यहाँ से जो है आपका वो प्लस वाला पार्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका माइनस वाला पार्ट है ना, इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर इसको पढ़ते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर, इसको पढ़ा जाता है निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? और ये जो आपका पॉजिटिव वाला है, इस पार्ट को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, बस ध्यान से समझना, पॉजिटिव इंटीजर। इस निगेटिव इंटीजर को इंग्लिश में हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और इसको जो है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। और ये जो आपका 0 है ना, इसको तो 0 ही कहा जाता है, मतलब इसको हिंदी में कहे तो आप शून्य कह सकते हो। मतलब आप समझ पा रहे हो मेरी बात को बढ़िया से, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को बढ़िया से। इस पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो आप कह सकते हो इसे कैपिटल I या कैपिटल Z से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पूर्णांक को किस से सूचित करते हैं, तो I या Z से। इसलिए I या Z इक्वल टू लिख सकते हो माइनस इन्फिनाइट 1 2 इन्फिनाइट, ठीक है। तो समझा कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है पूर्णांक उस संख्या को कहते हैं जो माइनस भी हो, प्लस भी हो और 0 भी हो। मतलब आप सीधा भाषा में बोल सकते हो संसार की सभी संख्याएं जो है वो आपका पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जो पूर्णांक में जो माइनस वाला पार्ट है ना, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। जो पूर्णांक में माइनस वाला पार्ट है उसको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर। और इस निगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 तो 0 होता है, 0 को शून्य कहा जाता है। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? और किसी पूर्णांक को हम लोग कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। इसीलिए I या Z इक्वल टू आप ये चीज़ लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि संसार की सभी संख्या जो है आपका पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि सर -223 क्या यह पूर्णांक है, तो आप कहोगे सर ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका पूर्णांक हो जाएगा। ये जो है अपने आप में एक पूर्णांक है। अगर आपके सामने पूछे कि आपका 0 क्या पूर्णांक है, आप कहोगे सर 0 भी पूर्णांक है, ठीक है। आपसे पूछे 4/5 पूर्णांक है, आप कहोगे सर 4/5 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये संख्या नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं है। I मतलब पूर्णांक होता है इंटीजर, समझो ध्यान से, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं है, ध्यान से आप समझिएगा और नोट्स करिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछे कि 4 4 3 क्या पूर्णांक है, आप कहोगे सर ये पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि प्लस वाला चीज़ है। संख्या जो है वो सभी संख्या पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक कहलाता है। तो इसको आप नोट करिए। मिलते हैं अगली टॉपिक में। हो चुका है, चलिए आप ना वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद नोट करिए। तो चलते हैं आगे। आगे आपका है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है समझिएगा। ये जो आपका अभाज्य संख्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप हेडिंग करिएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर को जो है वो अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में भी हमको जानकारी होना एकदम जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो इसका जो डेफिनेशन है, आप सीधा सीधा बात आप कह सकते हो कि जो आपका अभाज्य संख्या है, जो आपका अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ स्वयं से करता है, मतलब सेल्फ और ओनली वन। मतलब ध्यान रखना इस बात को, जो संख्या केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, जो संख्या केवल अपने आप से कटे या एक से कटे, एक से डिवाइड हो, डिवीजन हो उसका, वह संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहा जाता है। समझ में आया? कहने का मतलब मेरा यह है कि जो संख्या स्वयं से कटे, सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, और केवल एक से कटे, ओनली वन से कटे, तो वो संख्या जो है वो आपका अभाज्य संख्या कहे जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? आप बोल सकते हो जिन संख्या में, आप लिख सकते हो इसको जिन संख्याओं में ठीक है, एक तथा स्वयं, मतलब सेल्फ आप इसको कह सकते हो, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आया? बहुत ही आसान है। करना क्या है कि जो संख्या सेल्फ मतलब स्वयं से कटे और एक से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 3 दे दिया, तो 3 जो है ना वो सिर्फ स्वयं से कटता है और एक से कटता है, किसी और संख्या से ये 3 नहीं करता है, तो 3 आपका हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है। अगर आपके सामने 2 की बात करते हैं तो 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो केवल एक से कटता है और स्वयं से करता है, समझ में आया? तो 2 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या। अगर आपके सामने 5 कहा जाए तो 5 भी आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 7 की बात करें तो 7 भी अभाज्य संख्या होगा। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन है जो केवल एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 11 हो गया, 13 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, आपका 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, ये etc जाते रहेगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, मतलब वैसी संख्या है जो केवल स्वयं से कटे और एक से कटे। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात आपके से करें तो आपका होगा सर 2 होता है, और 2 जो है वो सम अभाज्य है। क्या है आपका? सम अभाज्य। तो अभाज्य का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो स्वयं से कटे। अगर आपसे पूछे आपसे 16 क्या अभाज्य संख्या है, तो आपका होगा सर नहीं है, क्योंकि 16 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है और 1 से भी, मतलब बहुत सारे अंक से डिविजिबल हो जाता है ये। तो आपका 16 जो है वो अभाज्य। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 18 बताओ अभाज्य संख्या है, तो आपको होगा सर 18 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 18 जो है वो 9 से भी डिविजिबल होता है, ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, बहुत सारे अंक से डिविजिबल है आपका 18। तो 18 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली स्लाइड में। हो गया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपसे पूछे 27 क्या
इसमें है अभाज्य संख्या? आपका होगा सर नहीं है, क्योंकि 27 जो है वो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, बहुत सारे अंक से कट जाता है, इसलिए 27 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 31 है? आपका होगा सर 31 तो होगा, क्योंकि 31 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, किसी और संख्या से ये 31 नहीं कटता है, तो 31 जो है वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें 31 भी है क्या चीज़? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बहुत आसान है, लिख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलिए, उसके बाद हम लोग सीखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। तो सह अभाज्य संख्या क्या है ये बात आप समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या जो होता है ना, वो दो अभाज्य संख्या का ग्रुप होता है, दो अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है आप समझिए, आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा, पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं आपको सह अभाज्य संख्या क्या होता है। दो या लिखिएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्या, ध्यान से समझिए बस, कुछ भी नहीं है, आसान है। दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याएं, दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याएं, ठीक है, जिनमें एक के अतिरिक्त जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है ना, या आप कह सकते हो भाई कि जिसका HCF जो है महत्तम आवर्तक आपका 1 हो। ठीक है ना, वह जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब समझा, आप नहीं समझे ना तो आप ध्यान से समझिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि वह प्राकृत संख्या दो या दो से अधिक होना चाहिए, वो प्राकृत संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। अगर 7 और 9 की बात करते हैं, 7 और 9 की बात करते हैं, तो 7 और 9 में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या जो है आपका 1 होगा। क्यों 1 होगा समझो, 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, और इसको लिख सकते हैं 9 को 3 × 3 × 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें 7 में जो है वो 1 है और 9 में भी 1 है, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में तो एक ही न है। तो वही कहा गया है कि दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्या जिनमें एक के उभयनिष्ठ, एक के अतिरिक्त, मतलब एक होना चाहिए दूसरा नहीं होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसको कहते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या, और इसका HCF भी 1 होता है। तो ये आपका सह अभाज्य संख्या होगा 7, 9। अगर आपसे कोई और नंबर देकर अगर आपसे पूछे क्या सह अभाज्य संख्या ये भी होगा, तो आपका होगा सर बिल्कुल होगा। अगर 5 और 6 की अगर बात करते हैं, तो 5 और 6 भी एक सह अभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। इसमें भी आपका 1 जो है उभयनिष्ठ है और एक के अतिरिक्त कोई और नहीं है, तो 5 और 6 भी आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपके सामने अगर कुछ और दे दिया जाए, अगर मान लीजिए 4 और 3 दे दिया जाए, क्या यह संख्या सहअभाज्य होगा? आपका होगा सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 में भी 1 बनता है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि 9 और 18 ये आपका सहअभाज्य होगा, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 9,
और 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। देखो एक के अलावा इसमें 3 आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये आपका जो सहअभाज्य संख्या क्या होगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका HCF जो है वो 1 हो जाए, वो आपका सहअभाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए, नोट कर लीजिए इसको। फिर मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में, अगली टॉपिक्स में। हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है ये आप समझिए ध्यान से। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जुड़वा जो अभाज्य संख्या है वो क्या होता है, तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ये क्या होता है कि दो, आप लिख सकते हो भाई, दो अभाज्य संख्या को ऐसे युग्म होता है एक प्रकार का, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कैसे लिख सकते हो, देखो अभाज्य संख्या लिख सकते हो इसको, अभाज्य संख्याएं, ध्यान से खाली समझते रहिएगा। अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, ठीक है, जिनका अंतर जो है, अंतर का मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंस होता है, अंतर दो हो, जिसका डिफरेंस जो है वो 2 हो, उन्हें, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ट्विन प्राइम नंबर आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान से समझिए कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है और क्या नहीं है। तो कहता है कि अभाज्य संख्याओं को ऐसे युग्म जिनका अंतर जो है, मतलब इसका जो अंतर होना चाहिए प्राइम नंबर का, वो 2 होना चाहिए। मान लीजिए आपका 5 और 7 है, तो 5 भी आपका अभाज्य संख्या है और 7 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या। इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो 5 और 7 का जो युग्म हुआ, पेयर हो गया, वो तुम्हारा हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। कहने का मतलब है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ में आएगा? अगर आपसे सामने एक और दे 11 और 13, तो 11 और 13 भी होगा आपका जुड़वा प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है और उसका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो डेफिनेटली 11 और 13 जो है वो जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर आपके सामने 19 आपका 17 और 19 दे दिया जाए, तो 17 भी आपका है प्राइम नंबर और 19 भी आपका प्राइम नंबर है। तो 17 और 19 का जो डिफरेंस है वो 2 है, इसीलिए 17 और 19 भी आपका जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे दो अभाज्य संख्या का युग्म जिनका अंतर 2 हो, वो तुम्हारा हो जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। लिख लिया आप सब? भाज्य संख्या, अब हेडिंग करिएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा वैसी संख्याएं जिनके मतलब जिनके गुणनखंड आप लिख सकते हो, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, मतलब जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होना, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी बोलते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आप समझते रहिएगा। कहने का मतलब देखो अभाज्य संख्या क्या होता है,
अभाज्य संख्या का मतलब होता है केवल उसका एक डिविजिबल होता है 1 और स्वयं से कटता है, लेकिन भाज्य में क्या होता है कि एक से ज़्यादा नंबर से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो भाज्य का मतलब होता है एक से ज़्यादा आपका गुणनखंड, जैसे 2 हो गया, 2 है भाज्य का हो गया सर, नहीं, क्योंकि 2 स्वयं से करता है, 2 नहीं है, 3 में नहीं है, 4 होगा बिल्कुल। 4 जो है वो 4 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, 1 से भी करता है, तो वो 2 से ज़्यादा नंबर इसका गुणनखंड है, तो 4 तुम्हारा भाज्य संख्या होगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, etc। तो बहुत आसान है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। नोट में लिखेगा, यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो आपका होगा सर 4 है। 4 ही सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या जो होती है, इसी को हम लोग यौगिक संख्या भी कहा जाता है, यौगिक संख्या भी इसको हम लोग कहते हैं। तो भाज्य संख्या को ही आपका यौगिक संख्या कहा जाता है। क्लियर है? तो भाज्य संख्या का मतलब वही होता है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है आपका 4 है। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। जो अगला नंबर है आपका संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या को बोला जाता है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या को बोला जाता है परफेक्ट नंबर। ये जो आपका परफेक्ट नंबर है वो क्या होता है, इसके बारे में भी आप सीखिए कि परफेक्ट नंबर जो है वो क्या होता है, संपूर्ण संख्या क्या होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे, बहुत ही आसान है भाई, लिखना जिन संख्याओं, बस ध्यान से समझते रहिएगा, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, बस ध्यान समझना, संख्या का दोगुना हो, उन्हें जो है संपूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब समझ गए होइएगा, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन संख्याओं का सभी गुणनखंडों का योग जो है, योग संख्या का दोगुना हो, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, बस ध्यान से समझिए एग्जाम्पल को, उसके बाद आप समझ जाइएगा। संपूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि उन संख्याओं के गुणनखंडों का योग अगर संख्या के दोगुना हो तो वो संख्या जो है संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 नंबर आप ले लीजिए, तो 6 का क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो आप लिखोगे 6 का जो अगर गुणनखंडों की संख्या कहा जाए तो आपका होगा सर इसका गुणनखंड तो 1 भी हो सकता है, बिल्कुल 1 से भी करता है आपका 6, 2 भी हो सकता है, 2 से भी करता है 6, 3 भी हो सकता है, 3 दूना 6, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 6 से डिवाइड नहीं होता है, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का जो गुणनखंड है ये सब क्या है आपका गुणनखंडों की संख्या, मतलब इसको फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कहे तो आप गुणनखंड बोल सकते हो, ठीक है। तो गुणनखंड जो है आपका आ गया 1, 2, 3 और 6। तो आपका कहता है कि क्या 6 संपूर्ण संख्या है, तो इसको जांचने के लिए सभी गुणनखंडों के संख्याओं का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 6 इस सबको क्या करेंगे, जोड़ निकाल लीजिए। तो 6 3 9, 9 2 कितना होता है आपका 11, 11 1 12, देखो 12। और जो आपका 12 है कहता है कि संख्या का दोगुना हो,
देखो 6 दूना 12 है ना, 2 गुना, तो डेफिनेटली 2 गुना है। तो आप कहोगे सर 6 जो है, 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। तो बहुत आसान है, तो 6 भी एक क्या है आपका परफेक्ट नंबर है। तो इजी है बहुत ज़्यादा, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से, मतलब सिंपल है। उस संख्या का गुणनखंड निकाल लीजिए, उस गुणनखंड को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ जो है, योग जो है, उससे अगर दोगुना आ जाए, संख्या से दोगुना आ जाए, तो वो संख्या जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये बहुत आसान है। आपके लिए होमवर्क है 28, 28 को आपको चेक करना है कि क्या 28 जो है वो संपूर्ण संख्या है या नहीं। अगर है तो कमेंट में यस बोलिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से ना 28 को चेक करिए कि क्या 28 जो है वो संपूर्ण संख्या है या नहीं, परफेक्ट संख्या है या नहीं। क्लियर है, ये आपके लिए होमवर्क है, लिख लीजिए बढ़िया से। हो गया, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। जो अगला है आपका सम संख्या है, बहुत ही आसान है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, बहुत आसान है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वो आपका क्या होता है, सम संख्या। तो लिख सकते हो कि आप वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, सम संख्या। मतलब जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाए वह सम संख्या कहलाती है। एकदम बेसिक्स मैथ है, ठीक है, समझिएगा। अगर बात करें, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका फॉर्म होता है, इसका व्यापक रूप आप यहाँ पे लिख सकते हो 2n होता है, जहां n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत आसान है भाई, जैसे व्यापक रूप क्या होता है, 2n होता है। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात को बढ़िया से। और इसको ई से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है ना, बहुत आसान। इसलिए जो सम संख्या होता है वो सबसे छोटा 2 नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। 0 भी है, एक सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे बाद में लिखेंगे। 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है आपका सम संख्या, इनफिनाइट। तो बहुत आसान है, यहाँ पे इनफिनाइट नहीं, आपका 2n लिखिएगा। तो सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 2 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है। तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए ना, वो सम संख्या होता है। लेकिन ये कहाँ से आया, तो आपका होगा सर 2n, इसका व्यापक रूप से आया। n का मान 1 रखोगे, देखो 1 2 3, अगर 1 रखोगे, अगर n का मान अगर यहाँ पे 1 तो 2 आ जाएगा, 2 1 2 1। अगर n का मान 2 डालोगे तो आएगा 2 2 4। अगर n का मान 3 डालोगे तो आएगा कितना आपका 2 3 6। तो ये 2 4 6 क्या है, सम संख्या है। तो बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं है। और यहाँ पे नोट में लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेशल है, 0 को हम लोग सम संख्या कहेंगे। 0 क्या है, सम संख्या। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि 0 जो है वो कौन सी संख्या है, सम या विषम। तो आपका होगा सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या है आपका 0। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 0, सबसे छोटी सम संख्या। तो ये भी कितना बार एग्जाम में आ चुका है कि सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 0 है, क्योंकि 0 जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सम संख्या बहुत ही आसान है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8, और 0 जो है वो सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और लिखिएगा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? बहुत ही आसान है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। तो आप लिखिएगा वे संख्याएं, बस सम संख्या का उल्टा आप बोल सकते हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः या पूरा पूरा विभाजित, आप लिख सकते हो बिल्कुल, पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। जो पूर्ण विभाज्य नहीं हो वो क्या होता है? विषम संख्या। आप लिख सकते हो विषम संख्या। विषम संख्याएं कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या को ऑड नंबर भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो अब इसका जो व्यापक रूप क्या होता है? तो लिखिएगा, इसका एग्जाम में आ चुका है, इसका व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? समझिए, इसका व्यापक रूप जो होता है ना, वो होता है 2n-1, जहां n जो है वो ऑड, जहां आपका नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिट, और इसे o से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। इसलिए o इक्वल टू लिख सकते हो यहाँ पे कितना, आप बोल सकते हो 1। 1 भी एक विषम संख्या है, 3 भी आपका विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, ठीक है। ये आपका विषम संख्या होगा, इनफिनाइट नहीं होगा, 2n-1 हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया भाई? आप कहोगे सर 1 कैसे हुआ? 1 2 से नहीं करता है, 3 भी 2 से नहीं करता है, सब विषम संख्या, लेकिन कहाँ से आया? यहाँ से आया 2n-1 से। अगर इसमें n का मान 1 डालोगे तो 2 × 1 - 1 कितना होगा? 1। अगर n का मान यहाँ पे 2 डालते हो तो 2 × 2 - 1 कितना होगा आपका? 3। देखो 1 3। अगर n का मान यहाँ पे 3 डालते हो तो 2 × कितना होगा? 3 - 1 मतलब 5। देखो 1 3 5। तो ये सब क्या आपका? सम संख्या, सॉरी सम नहीं, विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। परिमेय संख्या, ठीक है, आप हेडिंग करिएगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या है समझिएगा। देखिए परिमेय संख्या जो है वो क्या होता है। तो परिमेय संख्या के बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है समझिएगा, बस आपको सिर्फ कंडीशन याद करना है। समझिए इसका कंडीशन क्या होता है समझिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। परिमेय संख्या अगर एक बार समझ लीजिएगा ना, तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि कौन सी क्या परिमेय संख्या है। तो कंडीशन क्या है कि जो पहला कंडीशन है कि जो संख्या p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो। p/q का मतलब होता है, p का मतलब होता है ऊपर अंश, मतलब जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, मतलब अंश भी हो और हर भी हो ना, वो तुम्हारा हो जाता है परिमेय संख्या। क्लियर है? ये आपका पहला कंडीशन है। और जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि जो p और q जो है, pq जो है वो होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब है कि पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक आपको पता है कि क्या होता है, माइनस से लेके प्लस के बीच में, मतलब संसार की सभी संख्या जो होता है ना वो पूर्णांक कहलाता है। मतलब p और q, मतलब ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा कंडीशन क्या है कि पूर्णांक हो लेकिन q जो है, मतलब नीचे वाला जो हर है, जो आपका हर है, ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस जो आपका फ्रैक्शन सेटिस्फाई कर जाता है ना, वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, समझिएगा।
तो बस आपको 3 कंडीशन याद करना है, जो संख्या p बटा q के फॉर्म में हो और पी क्यू जो है एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक का मतलब होता है कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है, और q जो है वो नीचे जो आपका हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका परिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, समझिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर मान लीजिए देखो 4/5 अगर आपसे पूछे क्या यह परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल परिमेय संख्या है, इसको r से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखो 4/5 जो है वो p बटा q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब p का मान 4 और q का मान 5, और 4 भी पूर्णांक और 5 भी पूर्णांक, और नीचे 0 भी नहीं है, तो 4/5 एक रेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछे कि भाई अगर 4/0 क्या यह आपका होगा परिमेय संख्या, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि नीचे 0 आ गया और नीचे होता है q, कि q के मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये जो है आपका वो परिमेय संख्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर आपसे पूछे भाई √3 क्या यह परिमेय संख्या है, आप कहोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, और √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है। √3 पूर्णांक आपका कहाँ है? पूर्णांक का मतलब होता है कोई संख्या, तो पूर्णांक नहीं है, तो आप कहोगे सर ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर आपसे पूछे 1/2 क्या पूर्णांक, क्या आपका परिमेय संख्या है, आप कहोगे सर है, क्योंकि 1/2 मतलब p बटा q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और 1 भी पूर्णांक है 2 भी पूर्णांक, तो ये भी आपका क्या होगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाए 0.2 क्या परिमेय संख्या है, आप कहोगे सर है। क्यों है? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2/10, 2/10 का मतलब क्या होता है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/10 p बटा q के फॉर्म में है और नीचे 0 नहीं है, और 2 भी पूर्णांक 10 भी पूर्णांक, तो ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। अगर 4/8 का है तो इसको ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके सामने √5/√6 कहा जाए, ये इसको बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। 4.13 ये बताना है आपको परिमेय संख्या है या नहीं। आपके सामने 4.9 पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको हटा लीजिए। एक मिनट आप होल्ड करिएगा थोड़ा सा। चलिए 4.9 आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर 5वां की बात करते 0.9 पर रेकरिंग अगर कहा जाए तो ये परिमेय संख्या है या नहीं। 6ठा की अगर बात करते हैं √16 बताना है आपको परिमेय संख्या है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे पूछा जाए √81 बताना है परिमेय संख्या है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 √100 बटा में आपका 16 बताना है परिमेय संख्या है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 √100 अगर आपको बात करें 169 बटा में 100 बताना है आपका परिमेय संख्या है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 4/0 बताना है आपका परिमेय संख्या है नहीं। तो आपका 10 क्वेश्चन से आपको खुद से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर पे आ जाइए। क्लियर है? तो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझिए। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने 4/8 का होगा सर परिमेय संख्या होगा। कैसे परिमेय संख्या होगा? क्योंकि 4/8 मतलब p बटा q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और 4 भी पूर्णांक और 8 भी पूर्णांक, तो बिल्कुल आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो √5/√6 ये आपका p है, ये आपका q है, तो बिल्कुल p बटा q के फॉर्म में तो है, लेकिन √5 जो है वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? संख्या होता है। तो दिस इज नॉट रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √5/√6 जो है पूर्णांक नहीं है। क्लियर है? अगला 4.13, तो 4.13 को लिख सकते हैं 413 बटा में 100, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है। इसको सबको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप इसमें परेशान मत होइएगा, बहुत ही आसान है। तो 413 देखो p बटा q के फॉर्म में है, और 413 भी पूर्णांक का 100 भी पूर्णांक, क्योंकि दोनों संख्या है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर, मतलब सिंपल है, सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं 49/10 लिख सकते हैं, ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी आपका p बटा q के फॉर्म में है, और 49 भी 10 भी पूर्णांक है आपस में।
और 0.9 पर रेकरिंग का मतलब होता है 9/9, ठीक है। और 9/9 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 9 का मतलब ये आपका 9th क्लास में है, लेकिन आगे सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। आप खाली बस इतना समझिए कि 9 पर रेकरिंग का मतलब नीचे मतलब जैगो पर रेकरिंग एगो 9 मतलब कि तैगो 9 होता है, ठीक है। तो 9/9 हो जाएगा, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। √16 अगर आपसे पूछे तो बहुत आसान है भाई, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो कहोगे सर 4 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं, तो p/, क्योंकि फॉर्म में लिख दिए, और 4 भी पूर्णांक और 1 भी पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांक है, तो बिल्कुल आपका रेशनल नंबर है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। √81 को 9 होता है, 9×9 मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर है। 100 का मतलब 10/4, ये भी आपका रेशनल नंबर है। बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 169 13 होता है, 100 का होता है 10, मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर है। आगे सबका पढ़ाया जाएगा आपको। देखो नीचे 0 आ गया, जैसे ही नीचे 0 नॉट रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है आपको पता है? रेशनल नंबर का कंडीशन है कि यही आपका 3 कंडीशन है, p और q आपका होना चाहिए, जिसमें अंश और हर दोनों होना चाहिए, और pq जो है एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये सभी संख्या होना चाहिए, और नीचे हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आपका रेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चन में। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग, हो गया। चलिए लिखिएगा अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अपरिमेय संख्या जो होता है ना, जो परिमेय संख्या ना हो, जो परिमेय संख्या नहीं हो, जो परिमेय संख्या नहीं हो ना, अपरिमेय संख्या कहलाता है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल इसी के मान लीजिए कि आपसे √3 तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √3 पूर्णांक में नहीं है, तो हो गया अपरिमेय संख्या। √5/√9 3 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9/√2 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 0.443254325 ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है भाई, जो परिमेय जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। एक नोट लिखिएगा यहाँ पे। नोट का मतलब क्या होता है? पाई। पाई के बारे में समझिए। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, समझिए ध्यान से। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या इसलिए है, अभी बताते हैं अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई का मान होता है ना वो 22/7 होता है। अब 22/7 जो है वो अप्रोक्स, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है पाई का, ठीक है। पाई का मान अभी तक पता नहीं हुआ, मतलब 3.14 कुछ भी, बहुत सारा आगे आगे प्रोसेस, मतलब इसको अभी तक पता नहीं हुआ, इसलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई जो है कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर 22/7 सिर्फ दिया हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इस पर आप ध्यान से समझिएगा। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या परिमेय नहीं हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या के ट्री के बारे में, ठीक है। चलिए संख्या के बारे में समझते हैं। जितना भी हम लोग आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक बार इसमें आपको मतलब रख देते हैं, आपका संख्या का ट्री बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में। इस चैप्टर के बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को समझाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी मैथ को समझने से पहले आपको उसके बारे में समझना चाहिए कि संख्या आखिर में होता क्या है, कौन सी संख्या है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पूरा जो जहाँ तक आपने अभी तक ठीक है मतलब जो भी पढ़ा है उन सभी को एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, बढ़िया से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तब जाके आप इसमें आइएगा, ठीक है। तब जाके आप सेकेंड चैप्टर को समझिएगा, तब जाके आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या के ट्री क्या है समझिए। तो संख्या की बात करते हैं नंबर्स। तो नंबर्स ना दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से लिख लीजिए इसको नोट्स में। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा वास्तविक संख्या। क्या होता है? आप लिखोगे वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं।
रियल नंबर का मतलब होता है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। और जो अगला होता है उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक मतलब होता है अवास्तविक, जो वास्तविक नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक नहीं है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, जो काल्पनिक है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स। समझो ध्यान से, मतलब ये काल्पनिक नहीं होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब जैसा होता है। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है वास्तविक संख्या। आपको पता है ना, सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये होता है परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एकदम बेसिक लेवल से है, सभी को ध्यान से समझिएगा। इसको बोला जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है बढ़िया से। इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और इसको जो है आई से डिनोट करते हैं, या आई इससे डिनोट आप बोल सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो आपका परिमेय संख्या है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला पूर्णांक, लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पूर्णांक को क्या कहा जाता है, इंटीजर, इसको कहा जाता है इंटीजर्स, ठीक है। और जो दूसरा होता है फ्रैक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शन आप इसको बोल सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो पूर्णांक होते हैं, आपको पता है कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बता दीजिए। आप कहोगे सर निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और दूसरा क्या होता है, आप कहोगे सर जीरो होता है। और जो तीसरा क्या होता है, आप कहोगे सर पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।